जय हिंद साथियों। आज हम लोग तर्कशास्त्र की आपका जो परिभाषा है, परिभाषा में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका नाम है जाति व्यवच्छेदक परिभाषा। उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि परिभाषा क्या है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता भी दिया है कि परिभाषा क्या है, परिभाषा का उद्देश्य क्या है, परिभाषा कितनी प्रकार के होते हैं और परिभाषा की परिभाषा क्या है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जाति व्यवच्छेदक जो गुण है उसके ऊपर ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले जान लेते हैं परिभाषा। तो परिभाषा क्या है? प्राचीन तर्कशास्त्र के अनुसार किसी पद की संपूर्ण गूढ़ार्थ का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करना परिभाषा कहलाता है। देखिए, किसी पद की परिभाषा अगर जब हम लोग देंगे तो उसमें संपूर्ण गूढ़ार्थ की बात किया है। संपूर्ण गूढ़ार्थ, इस हिसाब से हम लोग जानेंगे कि गूढ़ार्थ क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, गूढ़ार्थ जो है वो दो प्रकार का होता है। एक जातीय गुण और दूसरा हो जाएगा आपका व्यवच्छेदक गुण। व्यवच्छेदक गुण देखिए, जातीय गुण और व्यवच्छेदक गुण। जातीय गुण क्या होता है और व्यवच्छेदक गुण क्या होता है, इसका हम लोग जो समझना होगा तो हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है मनुष्य विवेकशील पशु है। ठीक है। अब देखिए, इसमें किसकी बात हो रही है, किसकी परिभाषा के विषय में बात हो रहा है? तो मनुष्य की परिभाषा के विषय में बात हो रहा है। और क्या बात हो रहा है कि एक विवेकशील, यानी विवेकशील और साथ ही पशु है। तो इसमें जो विवेकशील है वो इसकी क्या हो जाएगा? व्यवच्छेदक गुण हो जाएगा। और जो पशु है वो क्या हो जाएगा? जातीय गुण हो जाएगा। कैसे? इस परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझते हैं, इसके उदाहरण के माध्यम से। क्या है कि मनुष्य विवेकशील पशु है। पशु है तो मनुष्य की जाति क्या हो गई? वो पशु है। लेकिन पशु में भी अनेक प्रकार के पशु हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता इत्यादि। ऐसी स्थिति में मनुष्य का उनसे किस प्रकार से विभाजन किया जाए, किस प्रकार से मनुष्य को उन अन्य पशुओं से पृथक किया जाए, तो उसके लिए एक आपका जो गूढ़ार्थ का गुण है वो है व्यवच्छेदक गुण, जिसके माध्यम से अन्य पशुओं को मनुष्य को पृथक किया जाता है। तो विवेकशील हो जाएगा आपका व्यवच्छेदक गुण, और उसकी जो मनुष्य की जाति है वो हो जाएगा पशु। देखिए, जाति व्यवच्छेदक परिभाषा के लिए कुछ नियम हैं। उन नियमों को हम लोग समझेंगे और साथ ही उन नियम के बाद उनमें कौन सा दोष, उनमें कौन सा तर्क दोष उत्पन्न होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है किसी पद की, आप लोगों का इसमें जान लेंगे, ये तो हो गया गुण के प्रकार, गूढ़ार्थ के प्रकार। ठीक है, जातीय गुण और व्यवच्छेदक गुण। अब हम लोग बात करेंगे कि जो जातीय व्यवच्छेदक गुण है उसके कितने नियम हैं, कितने नियम के माध्यम से ये परिभाषा हम लोग तैयार कर सकते हैं। उसमें है आप लोगों का पहला, जब हम किसी पद की परिभाषा करेंगे तब उसमें संपूर्ण गूढ़ार्थ स्पष्ट रूप से अवश्य होना चाहिए। संपूर्ण गूढ़ार्थ यानी कि जातीय गुण और व्यवच्छेदक गुण दोनों स्पष्ट रूप से अवश्य ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है और साथ ही साथ उसमें कोई एक गुण, यानी कि चाहे वो जातीय गुण चाहे वो व्यवच्छेदक गुण, इन दोनों गुणों में कोई एक गुण न कम हो और न ही अधिक हो। अब इसे हम लोग समझेंगे। पहला तो नियम बता दिया, परिभाषा उसका। अब इसमें जानेंगे कि इसमें कैसे कितने प्रकार का दोष उत्पन्न होगा। तो देखिए, पहले नियम में 3 प्रकार का दोष होता है। एक हो जाएगा अपूर्ण परिभाषा दोष, दूसरा हो जाएगा अति पूर्ण परिभाषा दोष, तीसरा हो जाएगा आकस्मिक परिभाषा दोष। इसको समझेंगे हम लोग।
जैसे एक अगर स्वस्थ परिभाषा संपूर्ण गुणार्थ जिसमें हो, उसमें अगर मनुष्य की परिभाषा दी जाए आपको, तो मनुष्य विवेकशील पशु है। ऐसी स्थिति में जब हम लोग इसके तर्क दोष पर बात करेंगे, तर्क दोष पर चर्चा करेंगे, तो पहला है आपका अपूर्ण तर्क दोष। अपूर्ण परिभाषा तर्क दोष। अपूर्ण परिभाषा दोष में कोई एक या तो विवेकशील या तो पशु, इन दोनों गुणों में, यानी कि पशु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मनुष्य के जाति को, और जाति क्या है, जातीय गुण और एक व्यवच्छेदक गुण। जातीय गुण या व्यवच्छेदक गुण दोनों में से कोई एक भी अगर न रहे, तो वैसी स्थिति में इस परिभाषा में जो भी दोष उत्पन्न होगा उसे हम अपूर्ण परिभाषा दोष कहेंगे। कोई भी अगर एक गुण इसमें से नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, अपूर्ण परिभाषा दोष उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा में है आप लोगों का अतिपूर्ण दोष। देखिए इसमें क्या होगा कि पहले वाले में तो बात हुआ कि कोई एक एक गुण जो है वो कम हो जाए, अतिपूर्ण में क्या होगा कि कोई गुण जो है वो ज्यादा हो जाए। अब जैसे अतिपूर्ण वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे लड़की के विषय में बात कर लेते हैं। कुछ लड़की विवेकशील पशु के साथ साथ बंदरियां भी हैं, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, कुछ के बारे में बात किया है, सभी लोग अपने दिल दिमाग में न ले, कुछ के विषय में बात किया है, ठीक है। तो कुछ लड़की क्या है, पशु के साथ साथ बंदरियां भी हैं। इसमें देखिए जो उसके गुण हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब जैसे क्या है, अतिपूर्ण कर दिया गया है, अपूर्ण नहीं अतिपूर्ण कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अतिपूर्ण दोष उत्पन्न हो जाएगा ऐसी स्थिति में। यानी कि अब आप बात कर लेते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाले में क्या है, आकस्मिक गुण। पहला बात किए अपूर्ण दोष, अपूर्ण परिभाषा तर्क दोष, फिर दूसरा हो जाएगा अतिपूर्ण परिभाषा तर्क दोष, अब तीसरा हो जाएगा आकस्मिक परिभाषा तर्क दोष। आकस्मिक तीसरा वाला बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आकस्मिक तर्क दोष कब उत्पन्न होगा, जब हम परिभाषा करेंगे किसी पदार्थ, किसी प्रतीक का, किसी शब्द का, और उसमें क्या होगा कि कोई अचानक से आकर कुछ शब्द जोड़ देंगे। जैसे मनुष्य एक हंसने वाला विवेकशील प्राणी है, मनुष्य एक हंसने वाला विवेकशील प्राणी है। ऐसी स्थिति में इस परिभाषा में किस प्रकार का दोष होता है, तो हो जाएगा आपका आकस्मिक परिभाषा तर्क दोष। अब हम लोग इसके दूसरे नियम पर बात करेंगे। ये पहला नियम में 3 प्रकार का दोष हुआ। अब हम लोग दूसरे नियम के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए परिभाषक और परिभाष्य, परिभाषक और परिभाष्य जो होता है उस पद की जो व्याप्ति होती है, यानी परिभाषक तथा परिभाष्य पद की व्याप्ति जो है वो सामान्य होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ये क्या हो जाएगा, मनुष्य, इसका पूरा जो परिभाषा क्या दिया गया है कि विवेकशील प्राणी है, यहां पे पूरा ये परिभाषा हो जाएगा। मनुष्य क्या है, तो विवेकशील प्राणी है। एक पार्ट में रखिए मनुष्य को और दूसरे वाले में रखिए विवेकशील प्राणी है। अब इन दोनों का स्थान चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, विवेकशील प्राणी या पशु, विवेकशील पशु मनुष्य है। देखिए इसमें क्या है कि मनुष्य विवेकशील पशु है, इसमें क्या हुआ कि विवेकशील पशु मनुष्य है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इनका जो क्षेत्र है उनको अगर आपस में परिवर्तित भी कर दिया जाए तो उनके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, अगर होता है तो उसमें भी दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर उसमें दोष उत्पन्न नहीं होता है, वो जस का तस रहता है, जैसे का वैसे ही रहता है, तो वैसी स्थिति में आपका ये दूसरा नियम हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि परिभाषक तथा परिभाष्य के जो पद की व्याप्ति होती है वो क्या होती है, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी चेंज कर सकते हैं, मनुष्य विवेकशील
पशु है या फिर विवेकशील पशु मनुष्य है। ठीक है, कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार से तर्क दोष उत्पन्न होगा और कितने प्रकार के तर्क दोष उत्पन्न होंगे। तो देखिए, व्याप्ति है तो पहला हो जाएगा आपका अति व्याप्त दोष, अति व्याप्त दोष, और दूसरा हो जाएगा अति अव्याप्त दोष, अव्याप्त दोष। पहला क्या हो जाएगा, अति अव्याप्त, पहला अति व्याप्त दोष और दूसरा अति अव्याप्त दोष। इसमें हम लोग समझेंगे कि अति व्याप्त परिभाषा दोष कैसे उत्पन्न होगा। तो देखिए, जब किसी परिभाषा के उद्देश्य के क्षेत्र को विधेय के क्षेत्र से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे समझिए, ये मनुष्य विवेकशील है, इसमें अगर देखा जाए तो एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मनुष्य क्या है, पशु है, बस इतना ही लेते हैं। मनुष्य पशु है, ठीक है। अति व्याप्त परिभाषा दोष का एग्जाम्पल है मनुष्य पशु है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि इसका जो देखिए, इसमें क्या है, ये उद्देश्य पद हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा विधेय पद। उद्देश्य पद और विधेय पद, उद्देश्य पद के क्षेत्र से विधेय पद का जो क्षेत्र है वो बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ा है, देखिए, जब हम लोग पशु की बात करेंगे, मनुष्य पशु है, तो इसमें ये जो परिभाषा है इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो रहा है, तो आपका हो जाएगा अति व्याप्त परिभाषा दोष। कैसे, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जब पशु के विषय में बात करेंगे तो पशु तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। अभी तो न जाने कितने प्रकार के पशु हैं जिनका अभी खोज भी नहीं हुआ है, जिनको अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाना भी नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसकी जो सीमाएं हैं, वो इसकी जो व्याप्ति, इसका जो क्षेत्र है, उसे क्या किया है, विस्तृत कर दिया है। इसलिए यहाँ पे अति व्याप्त तर्क दोष, अति व्याप्त परिभाषा तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम लोग अति अव्याप्त परिभाषा तर्क दोष। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब किसी परिभाषा के उद्देश्य पद के क्षेत्र से विधेय पद का क्षेत्र को कम कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अति अव्याप्त पद दोष उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल है, मनुष्य एक सभ्य विवेकशील प्राणी है। मनुष्य एक सभ्य विवेकशील प्राणी है, इसमें एक सभ्य विवेकशील प्राणी है। देखिए, अब क्या होगा कि सभी मनुष्य के विषय में बात कर रहा है और क्या बोल रहा है सबको कि सभ्य विवेकशील प्राणी है। विवेकशील प्राणी को हटाइए, अब सभ्य पर बात करते हैं। आप बताइए कि क्या सभी मनुष्य सभ्य हैं, तो नहीं है। इसका उत्तर होगा नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो मनुष्य का परिभाषा है वो एक सीमाओं के अंतर्गत घिर जाता है, जिस कारण यहाँ पे कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, अति अव्याप्त परिभाषा तर्क दोष। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो प्रकार के, दूसरे नियम में दो प्रकार का दोष आप लोगों को देखने में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा नियम के ऊपर। तीसरा नियम, देखिए, तीसरा नियम को हम लोग समझेंगे। परिभाषा में परिभाष्य पद या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं करना है। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कि मैं किसी जैसे मनुष्य का ही परिभाषा दूं कि मनुष्य, किसी ने पूछा कि मनुष्य की परिभाषा क्या है, तो मैंने बोल दिया कि मनुष्य है। तो देखिए, ये परिभाषा सटीक नहीं है। यानी यहीं पे इस नियम में, तीसरा नियम में बताया गया है कि आप जब भी किसी पद की परिभाषा करें तो उसमें उस पद के पर्यायवाची शब्द को इंक्लूड न करें। ऐसी स्थिति में चक्रक दोष की उत्पत्ति हो जाती है, चक्रक दोष उत्पन्न हो जाता है। चक्रक दोष, इसको समझेंगे। इसको एक एग्जाम्पल जो कि प्रचलित है, शायद कभी सुने होंगे आप लोग। इसमें क्या है कि दो दोस्त होते हैं और रास्ते में साथ जाते हैं,
और एक दोस्त का कुछ सामान खो जाता है और रास्ते में ही ढूंढने लगता है। तो दूसरा दोस्त पूछता है कि क्या खोज रहे हो? तो वो बोलता है कि जो खो गया है। तो फिर पूछता है कि क्या खो गया है? बोलता है जो खोज रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? चक्रक दोष हो रहा है एकदम, मतलब कि चक्कर काटते रहो, खोज रहा हूं और क्या खोज रहे हो? तो जो खो गया है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? चक्रक दोष। यानी कि जब भी हम किसी शब्द या प्रतीक की परिभाषा करेंगे तो उसमें उस शब्द की पर्यायवाची या परिभाषा को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसमें चक्रक दोष उत्पन्न हो जाएगा। ये था आप लोगों का तीसरा।